हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल साइंस विद बेबी अलीसा में। तो आज हम लोगों को आगे का पढ़ना है। आप लोगों को कल तो आप लोगों ने क्लास देख ली होगी और इस चैप्टर में फिजिक्स का जो पहला चैप्टर मेरा चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पहला चैप्टर है और उसमें से प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसमें से जो हमारा प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले प्रकाश था, तो प्रकाश के बारे में भी देख लिया था। कल हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन देखा था और प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन में उसके नियम क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर होते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को कल की पूरी क्लास क्लियर होगी और उसी से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, तो आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे और नहीं सॉल्व किए हैं तो आज हम लोग उसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो कल जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि यदि कोई आपतित किरण समतल दर्पण था, कि ये क्या था, एक प्रकार का समतल दर्पण था। क्वेश्चन में कह रहे थे कि यदि कोई, ये हमारा दर्पण हो गया एम डैश। ठीक है, उन्होंने कहा था कि यदि कोई आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री के कोण पर आती है, अभिलंब जैसे मान लिया कि ये अभिलंब है, तो आपतित किरण हमारी 45 डिग्री के कोण पर आ रही है, ये 45 डिग्री का एंगल है। तो कह रहे हैं कि हमारी जो परावर्तित किरण होगी वो अभिलंब के साथ कितने कोण पर जाएगी या कितना कोण बनाती है। ठीक है, तो कितना कोण बनाती है ये हमें जानना है। तो यहाँ पर ये अगर आपतित किरण आएगी तो ये क्या होगी, परावर्तित किरण जाएगी, ये परावर्तन कोण होगा और इसके बारे में हमें बताना था कि क्या होगा। ठीक है, तो कल हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था परावर्तन के नियम में, तो परावर्तन के 2 नियम थे। दूसरा नियम क्या था कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण 45 डिग्री के कोण पर आ रही है, इसका मतलब इन्होंने हमें आपतन कोण दे रखा है 45 डिग्री। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी, मतलब कि ये परावर्तन कोण पूछ रहे हैं, एंगल आर। ये तो समझ में आया कि पूछ क्या रहे हैं। तो हमारा जो दूसरा नियम है परावर्तन का कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, तो इसका मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आई, एंगल आर इक्वल टू एंगल आई है, तो हमें एंगल आर चाहिए। तो एंगल आई की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, तो एंगल आर हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ये तो आप लोगों को आ गया होगा, इजी है, काफ़ी टफ भी नहीं है। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि नियमित परावर्तन व विसरित परावर्तन के लिए हमें कैसा परावर्तक पृष्ठ का यूज़ करना चाहिए या कैसे परावर्तक पृष्ठ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कल हमने बताया था कि परावर्तक पृष्ठ के आधार पर ही हमारे जो परावर्तन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन के लिए हमारा कौन सा परावर्तक पृष्ठ होता था, चिकना होता था, मतलब पॉलिश युक्त व चिकना होता था। ठीक है, तो नियमित के लिए हो जाएगा पॉलिश युक्त व चिकना। ठीक है, नियमित के लिए उन्होंने पूछा था कि पृष्ठ कैसा होगा, तो पॉलिश युक्त व चिकना होगा। और दूसरा इसी में ही ऐड था कि विसरित परावर्तन के लिए हमें किस पृष्ठ का यूज़ करना होगा, तो दूसरा हमारा इसी में ही था, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन के लिए हमें खुरदरे पृष्ठ की आवश्यकता होती है, तो खुरदरा पृष्ठ। ठीक,
तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इससे रिलेटेड हमने कल फार्मूला नियम देखा था, तो वहीं से हमने लगा दिया। कोई न्यू फार्मूला नहीं है कि ये न्यू फार्मूला है कहीं से मैंने ला दिया, तो ये कोई न्यू फार्मूला नहीं है। जो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम था, बस ये वही मैंने अप्लाई किया है। और ये सेकंड क्वेश्चन ये था कि नियमित व विस्तृत परावर्तन के लिए हमें कैसे परावर्तक पृष्ठ का यूज़ करना चाहिए। तो नियमित के लिए पॉलीयुक्त व चिकना पृष्ठ और विस्तृत के लिए खुरदरा पृष्ठ। इतना समझ में आ गया। तो ये तो हमारे पिछली क्लास का था। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, तो परावर्तन पूरा हो गया था। अब हमें देखना है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उत्क्रमणीयता होती क्या है पहले ये समझना है, ठीक है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जिसको जिसको ये क्वेश्चन नहीं आया है, फिर इसके आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे इरेज करते हैं और इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। और आप लोगों को ये जो क्लासें हो रही हैं इनको रेगुलर पढ़ना है, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, डाउट हैं कि इसमें ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे रिलेटेड जो आपके डाउट हैं तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, ताकि हम अगले वीडियो में उनका आंसर बता दिया करें, ठीक है। और आप लोगों के बोर्ड पेपर हैं, 29 को आपका साइंस का एग्ज़ाम है, तो आपको जल्दी जल्दी प्रिपेयर भी करना होगा। तो इसके आगे हम देखते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है। ये क्या होता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है? तो इसमें देखिए एक वर्ड ऐसा है जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बताने को सोच रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है उत्क्रम, ठीक है। उत्क्रम का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है दोनों ओर। इसका मतलब होता है दोनों ओर। तो ये दोनों ओर क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको दोनों ओर ये बताने को सोच रहे हैं, ठीक है। तो कोई इसमें कोई न्यू बात या कोई नया फैक्ट यहाँ पे नहीं है, बस थोड़ा सा है जिसको समझना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसे कि ये हमने क्या लिया, ये एक कोई अभी हमारा मान लीजिए शीशा है, ठीक है। इस पे मैंने क्या कर दी, कलई कर दी, ठीक है। तो ये एक पारदर्शी माध्यम था और इस पे मैंने कलई कर दिया MM-, तो ये मेरा क्या बन गया, दर्पण बन गया, ठीक। कल इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा था और आज भी हमें डिटेल से दर्पण देखना है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि आपतित किरण आती है, इस दर्पण पर गिरती है, गिरने के पश्चात परावर्तन होता है और जो किरण जाती है वो क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। तो ये हो गई AB आपतित किरण और ये हमारी जाने वाली BC परावर्तित किरण हो गई। ये हमारा नॉर्मल अभिलंब हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये क्या उत्क्रम का बात क्या कह रहे हैं, तो इसमें इनका कहने का मतलब है दोनों ओर। ये आपतित किरण अगर हमारी इस साइड से आएगी तो परावर्तित किरण हमारी इधर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, हम इसे आपतित किरण मान लें तो ये हमारी परावर्तित किरण हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा एक शीशा था या कोई पारदर्शी माध्यम था, इस पे मैंने कलई कर दी, तो ये क्या बन गया, हमारा दर्पण बन गया, ठीक है, समतल दर्पण बन गया। इसमें हमारी अब की बार हम क्या करते हैं, इधर से थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट, ये अब की बार ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ये हमारा अभिलंब हो गया, ये हमारी आपतित किरण हो गई AB और ये हमारी क्या हो गई, परावर्तित BC किरण हो गई, ठीक है। आपतित किरण इधर से आ रही है और इधर से जा रही है, तो यही है दोनों ओर कि अगर प्रकाश किरण हमारी AB आएगी तो परावर्तित किरण BC होगी, लेकिन अगर इसी जगह पे हमारी आपतित किरण AB है तो परावर्तित किरण BC होगी। ये समझ में आया कि दोनों ओर से, मतलब कहने का ये है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपतित किरण हमारी इसी साइड से आए या यही हमारी आपतित किरण हो, दोनों में से किसी तरफ से भी प्रकाश किरण हमारी आ सकती है, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए। अगर हमारी प्रकाश किरण इधर से आएगी तो इधर की ओर परावर्तित होगी, अगर प्रकाश किरण हमारी इधर से आएगी तो इधर की तरफ परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो इसी गुण को, प्रकाश के इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता बोलते हैं। तो समझ में आया, आ गया है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समझ में आए कि हाँ ये आपतित, ये परावर्तित। अगर थोड़ा सा और क्लियर देखना चाहते हैं तो हम इसमें से थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए ये क्या है, हमारी आपतित किरण है,
आपतित किरण, ये क्या है हमारी परावर्तित किरण, और इसमें क्या है, ये वाली मेरी आपतित किरण है और ये वाली हमारी परावर्तित किरण है। तो ये वाली हो गई हमारी आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण हो गई, और ये वाली हो जाएगी हमारी परावर्तित किरण। तो अब ज़्यादा अच्छे से डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक एरो की वजह से समझ पाए थे, लेकिन अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो इससे ज़्यादा बेटर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारी कौन सी किरण है, ठीक है। तो यही प्रकाश का ये जो गुण होता है कि प्रकाश इधर से भी आ सकता है, प्रकाश इधर से भी आ सकता है। अगर प्रकाश इधर से आएगा तो आपतित किरण ये होगी और परावर्तित किरण ये होगी, लेकिन अगर यदि ऐसा कर दें प्रकाश किरण अगर इधर से आ जाएगी तो परावर्तित किरण इधर से जाएगी, तो दोनों तरफ से आ सकती है, दोनों ओर, यही दोनों ओर है। तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता बोलते हैं। समझ में आ गया है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता में बस इतना ही पढ़ना था, और अब इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हमें पूरा कवर करना है। अभी तो ये हमारा पहला ही चैप्टर है फिजिक्स का, अभी केमिस्ट्री और बायो तो पूरी करनी है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है इमेज। इमेज, प्रतिबिंब मतलब इमेज, ठीक है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन शायद से समझ में नहीं आता है। देखिए क्या होता है कि कोई अगर घर में हम लोग देखते हैं, शीशा देखते हैं, उस मतलब दर्पण, वही शीशा क्या है, दर्पण है। उसमें एक प्रकार का कांच होता है, उसके दूसरे साइड में कलई होती है, तो वो हमारा दर्पण का काम करता है। तो जब हम उसमें अपना फेस देखते हैं तो हमारा फेस उस दर्पण में दिखाई देता है, तो वो जो फेस हमारा दर्पण में बनता है उसे ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ये आसान भाषा में है कि जो दर्पण में हमारा फेस दिखाई देता है वही प्रतिबिंब है। लेकिन क्या इसे हम बोर्ड पेपर में लिख सकते हैं? तो नहीं, इससे लिखने से हमें नंबर नहीं मिलेंगे। इसके लिए हमारी दूसरी डेफिनेशन है जिसको अच्छे से बताना होगा, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं कि ऐसी कौन सी डेफिनेशन है जिसको लिखने से हमें नंबर मिल जाते हैं। देखते हैं हम लोग कौन सी डेफिनेशन है, ठीक है, उसको समझते हैं पहले। देखिए होता क्या है कि जैसे कि कोई एक हमने ले ली वस्तु, ठीक है, ये हमारी एक वस्तु हो गई, इसको हम 1 नंबर लिख देते हैं, ठीक। अभी बताएंगे 1 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 नंबर है, तो 1 नंबर में ये कोई वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश किरणें चल करके जाती हैं, कहीं पर गई, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है दर्पण, कलई कर दी। ये क्या था, एक प्रकार का कांच था, ये शीशा था, ये पारदर्शी माध्यम था, इस पे हमने कर दी कलई, ये हो गया MM-, कलई कर दी, ठीक है। अब ये इसका एक सतह क्या है, पॉलिश युक्त है, और एक बिल्कुल चिकना है। तो ये जो चिकना तल है इससे क्या होगा, परावर्तन होगा, जो कि हमने पढ़ा था कल, है ना, परावर्तन होगा। तो ये एक वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश किरणें चल करके जाती हैं, और परावर्तन इस यहाँ पे क्या होगा, ये इसका आपतन बिंदु होगा। हम इसे B से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि कल किया था इसलिए हम B से ले रहे हैं, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये B बिंदु हो गया। फिर यहाँ होगा इसका परावर्तन। परावर्तन के बाद ये प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु, ये वस्तु के किसी एक बिंदु से चल करके परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, ठीक है। प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है, देखिए जैसे हमने कह दिया ये हमारा कोई एक बिंदु है, ये हमारा कोई दूसरा बिंदु है, ठीक है। तो ये एक वस्तु हो गई, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये किसी वस्तु से, ये क्या है, एक प्रकार की कोई वस्तु है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन यही कहीं बीच में हो जा रहा है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं
कि वस्तु के किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु, यहाँ पर कहीं पे हमारा परावर्तन हो जा रहा है, ठीक है, उसको हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे परावर्तन। हमें डेफिनेशन को लिखना कैसे है उस अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। तो वस्तु के एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं। ये देखिए जो डॉटेड दिखा रहे हैं ना, ये प्रतीत होती हैं। देखिए अगर जैसे हमें क्या होता है, अगर कोई चीज़ महसूस होती है या प्रतीत होता है तो पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है, उसकी रियल वो नहीं दिखाई देता है। हाँ हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। तो मतलब कि वो क्लियर से तो हम नहीं देख सकते ना बिल्कुल कि हाँ नॉर्मल ऐसा, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो वाकई में लग रहा है कि हम लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं हमें आभास हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम लिख रहे हैं, तो कोई कंफर्म तो नहीं ना कि लिख रहे हैं। तो इसीलिए ये वास्तव में देखिए लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे हैं। तो जो चीज़ हमारी वास्तव में होगी उसको हम पूरा दिखाएंगे, और जो चीज़ पूरी नहीं होगी उसको हम लोग डॉट पॉइंट से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई, हमने कहा कि वस्तु के किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं। तो ये जो दूसरा बिंदु होता है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो दूसरा बिंदु होता है ना, इसको पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आए ये? तो अब इसकी हमको डेफिनेशन कैसे लिखनी है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को लिख देते हैं और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसको क्या इरेज कर दें? चलिए यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है ये लिख देते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन तो ये हो गई कि वस्तु के किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम दो बातें बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वास्तव में जाकर के मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं। वास्तव में मिल रही हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं, दो बातें बोल रहे हैं। इस आधार पर हमारे प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। पहले तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु के एक बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं। जाकर मिलती हैं मतलब वास्तव में यहाँ पे मिल रही हैं। जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस दूसरे बिंदु को ये जो है, ये वाला क्या है, दूसरा बिंदु है। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। कितना आया? तो
तो ये वही चीज़ हमने बताई कि जब किसी वस्तु के एक बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, ये क्या है, दूसरा बिंदु है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, या मिलती हुई, ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या दिखा रही है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को? कोई टफ डेफिनेशन तो है नहीं, है आसान, बस हमें इससे क्या करना है, रिलेट करके लर्न करना है, 2 पॉइंट में 3 पॉइंट में करके, मतलब कि इसको क्लॉज फॉर्म में तोड़ करके याद कर लेंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं। तो 2 बातें हो रही, या तो मिल रही हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं। तो इस आधार पर हमारे प्रतिबिंब भी 2 प्रकार के होते हैं। तो क्या करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रतिबिंब क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसके प्रतिबिंब 2 प्रकार के जो होते हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और इसके हम जो प्रकार होते हैं प्रतिबिंब के वो देखते हैं। ठीक है, कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, उनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार, तो जो हमारे प्रतिबिंब होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अभी बताया ना, एक तो वास्तव में मिलते हैं और एक मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो जो वास्तव में मिलता है उससे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, और जो मिलते हुए प्रतीत होता है वो आभासी। हमें उसमें मिल रहा है, हमें लग रहा है कि मिल रहा है, तो हमें ऐसा क्या लगता है, आभास होता है ना। तो हमारा पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या होता है हमारा, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये हमारे 2 होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो इसकी डेफिनेशन भी आती है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या ये डिटेल में भी पूछ लेते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। तो भी हमें इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन बतानी होगी। ठीक है, तो दोनों की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी भी बताया कि जब एक बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, और जो हमारी मिलते हुए प्रतीत होती हैं उन्हें आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब देख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या आता है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश होती है रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है, लिख देंगे तो आप लोग उसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है। तो हम क्या कहेंगे, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें किसी दूसरे बिंदु पर, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें किसी दूसरे बिंदु पर जाकर, या ये कह सकते हैं जब, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तव में, ये दोनों एक दूसरे रिलेट कर रहे हैं, है ना, जाकर वास्तव में मिलती हैं। तो इसको देखिए ऐसे लिखना भी है कि कभी भी अगर हेडिंग ये डाल दी तो हेडिंग के बाद क्या होता है कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना होता है।
एक लाइन कंप्लीट होने के बाद में जस्ट उसके नीचे से लिखना होता है, और जब हमारी थर्ड लाइन आती है तो उस हेडिंग के नीचे से लिखते हैं, ठीक है। ये एक बेटर तरीका होता है। जब आप एग्जाम में ऐसे लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि आपने एक सुटेबल कॉपी लिखी है, तो वो उसी अकॉर्डिंग आपको नंबर देता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की राइटिंग तो अच्छी होती है लेकिन उन्हें लिखने का तरीका ही नहीं पता होता है, ठीक है। तो हम लोग ये भी लिखते हुए चलेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं इसमें दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और कल हमने एक चीज़ क्या सीखी थी, ये सीखा था कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है या जिसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से लिखना है। तो यहाँ पर मैं तो ब्लैक पेन यूज़ नहीं कर सकती, मैं तो ब्लैक मार्कर से लिख रही हूँ, तो मेरा पूरा सेम है। बट आप लोग क्या करेंगे, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। तो क्या लगेगा, समझ में आएगा कि हाँ यहाँ डेफिनेशन बताए थे, यहाँ पे वही डेफिनेशन बताई गई है और यह यहाँ से हमारी ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आई कैसे लिखनी है, ठीक। और दूसरा क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तव में बनते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, पर्दे पर आराम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो इससे रिलेटेड बात लिखनी है तो उसे हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। पैराग्राफ चेंज करना तो आप लोगों को पता होगा कि जिस लाइन से लिख रहे होते हैं उसको हम लोग पूरा छोड़ देते हैं, उसके बाद हम एक लाइन, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक लाइन नहीं छोड़ते हैं तो कोई ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, लेकिन कॉपी देखने में दूर से समझ में नहीं आती कि उसमें पैराग्राफ चेंज हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक लाइन आप फिर से छोड़ें और जो जिस लाइन से लिखना है एक लाइन छोड़ने के बाद में थोड़ी सी लाइन छोड़ करके यहाँ से स्टार्ट करें तो लगता है यहाँ एक पैराग्राफ हमारा चेंज हुआ है। तो इसके बारे में लिखना है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इससे रिलेटेड बात हो गई कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, इतना तो समझ में आया। दूसरी बात इससे रिलेटेड बात क्या है कि इसे पर्दे पर आराम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसके बाद में हमें क्या देखना है, आभासी प्रतिबिंब। तो इससे रिलेटेड इसके बाद में इसके जस्ट नीचे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 क्या है हमारा, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब में कुछ नहीं, बस यही डेफिनेशन है, बिल्कुल सेम है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें किसी दूसरे बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बिल्कुल सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है, बस यहाँ पे वास्तव की जगह मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो लिखेंगे जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको छूटा हुआ लग रहा होगा। जब किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद बिना परावर्तन के दूसरे बिंदु पर ये जा ही नहीं सकती, इतनी बड़ी गलती हो गई थी। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत हो जाती, लेकिन सही कर दी मैंने। तो अभी स्क्रीनशॉट तो वैसे भी नहीं लिया, अभी आगे लेंगे तो वो सही वाली पूरी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद
किसी दूसरे बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती हैं। किसी बिंदु से चलने वाली किरणें हैं ना, इसलिए प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को किसका? पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो ये है कि जिसकी डेफिनेशन लिखते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि जब किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जरूर मेंशन करना है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं और इसमें वास्तव में मिलती हैं। ये दो बात आपको मेंशन करनी है, यही इंपॉर्टेंट है, यही दोनों चीज़ों को अलग करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये क्या होती हैं? जब मिलते हुए प्रतीत होती हैं, तो कोई चीज़ प्रतीत हो रही है तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं? पर्दे पर नहीं दिखा सकते हैं, तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कहेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है लिख लीजिए, है लिख लेंगे तो थोड़ा सा सेंटेंस अच्छा लगेगा। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका फोटो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, ये हो गया आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके लिए 3 नंबर का तो तैयार हो गया होगा, है ना, अच्छे से याद भी हो जाएगा। कैसे समझाया है मैंने कि जो फिगर बना के भी समझाया था, इसके पहले स्क्रीनशॉट लिया था, तो उसी से दोनों को रिलेट करके आप लोगों को लर्न करना होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक भी करते रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, और ताकि आपके जो अन्य फ्रेंड्स हैं जिनको अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, वो क्या करते रहें, इसको तैयार करते रहें, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि 1 महीने में हम यहाँ पर साइंस को कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं और इसके आगे पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, देखिए कल हमने दर्पण के बारे में थोड़ा सा बताया था कि दर्पण होता क्या है। आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि दर्पण होता क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम वो देखते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये सब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि दर्पण क्या होता है। कल हमने बताया था कि दर्पण क्या होता है, जैसे कि हमने प्रकाश बताया था कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के देखे थे। पारदर्शी माध्यम होता है, और दूसरा हमारा पारभाषक माध्यम होता है, तीसरा हमारा अपारदर्शक माध्यम होता है। तो पारदर्शी माध्यम क्या होता था? जिसमें प्रकाश आर पार जा सकता है। तो ऐसा ही कोई हम पारदर्शक माध्यम ले लेते हैं और उसके एक तल पर क्या कर देते हैं? कलई कर देते हैं, और दूसरा तल क्या होता है हमारा? वही
जिस परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तो यही जो निकाय पूरा बनता है इसे ही हम लोग दर्पण बोलते हैं। किसे दर्पण बोलते हैं? कि कोई एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है और पारदर्शी माध्यम होता है जिसके एक तल पर क्या कर देते हैं, कलई कर दी जाती है। कलई मैंने कल बताई थी कैसे करते हैं। शीशा देखा होगा घर में आप लोगों ने, जिसमें आप लोग डेली फेस देखते हैं, कभी आप उसको निकाल करके देखिएगा कि उसके पिछले साइड में क्या होती है, कलई रहती है, जिस वजह से आप लोग अपना फेस देख पाते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। बट अगर पीछे की कलई हटा दी जाए तो बिल्कुल कांच आर पार उसके आप देख सकते हैं, उसके बैक साइड में क्या है और आगे क्या है, दोनों तरफ को आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है वो, उसके एक तल पर कलाई कर दी जाती है और दूसरा तल जो होता है खाली रहता है, जैसे कि कल हमने बताया था कि वो चिकना रहता है और उससे हम लोग आराम से परावर्तन कर सकते हैं। तो एक तल परावर्तक पृष्ठ रहता है और दूसरे पे कलाई कर दी जाती है। तो ये जो निकाय होता है इसे दर्पण बोला जाता है। ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन जो दर्पण होते हैं वो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो दर्पण होते हैं देख लेते हैं मैं कौन कौन से दो दर्पण होते हैं। तो हमारे दो दर्पण होते हैं, एक तो हमारा होता है समतल दर्पण और दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण तो नॉर्मल होता है, लेकिन गोलीय दर्पण में भी हमारे दो दर्पण आते हैं। एक आता है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। अगर कोई परावर्तक पृष्ठ है और वो समतल है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ क्या है, बिल्कुल समतल है, जैसे हमने कहा कि समतल दर्पण देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसा पृष्ठ लेते हैं, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका तल क्या हो, समतल हो, तो उसे हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। वैसे ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहे हैं कि ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका तल समतल होता है, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका तल कैसा होता है, समतल होता है। समतल होता है, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कल हम लोगों ने क्या देखा था कि बिल्कुल ऐसे हमने लिया था कि ये एक कोई पारदर्शी माध्यम, जैसे हमने कहा कांच ही है, और उसके एक तल पर क्या कर देते थे हम लोग, कलई कर देते थे। तो ये हमारा क्या बन जाता था, ये हमारा दर्पण बन जाता था, और ये बिल्कुल क्या है, समतल है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि समतल दर्पण होता है। अब दर्पण में क्या है कि प्रतिबिंब बनता है। अभी देखा था कि हमने दर्पण में प्रतिबिंब बना के दिखाया था, आभासी और वास्तविक दो प्रकार के बनते हैं। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसमें भी तो प्रतिबिंब बनता होगा किसी आकार का, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, हमारा आभासी व सीधा बनता है। ठीक है, आभासी व सीधा बनता है। और दूसरा इसका आकार कैसा होता है, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के बराबर। वस्तु जितनी बड़ी होगी उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बन जाता है। ठीक है, मतलब वस्तु के बराबर ही उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, और जैसे कि ये बात कह दी कि अगर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसके लिए उससे कितना दर्पण, मतलब कितनी लंबाई का दर्पण अपनी लंबाई से लेना पड़ेगा। तो उसे अपनी लंबाई का आधा, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति इतना लंबा है तो इतना बड़ा दर्पण ले लेगा, इतना बड़ा दर्पण ले लेगा,
मतलब यहाँ तक का पूरा दर्पण, तो वो उसका पूरा प्रतिबिंब दिखा सकता है। ठीक है, तो हमें किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस व्यक्ति की लंबाई का आधा दर्पण लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि गोली दर्पण बताना है तो गोली दर्पण थोड़ा सा लॉन्ग है, तो उसके लिए बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं गोली दर्पण। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, और इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं, गोली दर्पण। अभी बताना कि गोली दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो पहली बात, गोली दर्पण तो पता ही नहीं है, तो गोली दर्पण के प्रकार कैसे पता चलेंगे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, गोली दर्पण देखेंगे कि गोली दर्पण होता क्या है। ठीक है, आप लोगों ने कभी बॉल तो बहुत खेले होंगे, क्रिकेट, है ना, 10th में है तो क्रिकेट तो खेलना बनता ही है, क्रिकेट खेलना। ठीक है, तो क्रिकेट खेला होगा, तो आप लोग बॉल खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं जो क्रिकेट। तो आप लोगों ने जो बॉल होती है, आप लोग तो लेदर की यूज़ करते होंगे, बट आपने कभी बचपन में खेला होगा तो आप लोग प्लास्टिक का बॉल यूज़ करते होंगे, है ना। प्लास्टिक का बॉल क्या होता है, बाहर से पूरा बंद रहता है, लेकिन अंदर क्या रहता है, पूरा खाली रहता है, खोखला रहता है। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, इमेजिन करना है कि वैसा ही हमारा एक बॉल है, वो भी कांच का है। ठीक है, कांच का है, तो उसी कांच का एक बॉल है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया क्या, कांच का एक बॉल, ऐसा ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका शायद थोड़ा गोल ना हो, उसको आप लोग देख लीजिएगा, बट हाँ गोल गेंद ही होगा। ठीक है, कांच का एक खोखला गेंद मान लिया, ले लिया। तो इसमें क्या होता है कि इसको अगर हम ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, जैसे वृत्त की तरह बीच में उसका क्या होता है, केंद्र होता है। तो यहाँ से इसकी क्या होती है, ये इसका व्यास होता है ना, इसका व्यास यहाँ तक होता है। इसी को हम और आगे ऐसे बढ़ा दें। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जो पार्ट काटते हैं तो इस पार्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट को जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो देखिए किस प्रकार से निकल करके आएगा, ऐसे निकल करके आएगा, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से निकल करके आ जाएगा ये भाग। तो क्या करते हैं, इसके हम इस वाले साइड पे देखिए एक प्रकार का कांच ही तो निकल करके आया, और दर्पण बनाने के लिए क्या करते थे, कांच के एक सतह पर कलई कर देते थे, और एक सतह को हम लोग बिल्कुल ऐसे छोड़ देते थे परावर्तन के लिए, तो वो परावर्तक पृष्ठ हो जाता था, उसे परावर्तक तल भी बोलते हैं। तो हम इसके एक तल पर कलई कर देते हैं। ठीक है, एक तल पर हमने कलई कर दी, और जब कलई कर देते थे किसी भी पारदर्शी माध्यम में, ठीक है, तो क्या बन जाता था, दर्पण बन जाता था। तो इसे हम लोग कहाँ डिनोट करेंगे, एम डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, और इसका जो बीचों बीच में ये भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं पी, ध्रुव। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले तो हमें इतना समझना है। ठीक है, हमने इसका एक पार्ट निकाल लिया। इसका जो यहाँ पे केंद्र होता है वो केंद्र यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, केंद्र को हम लोग सेंटर से डिनोट करते हैं, सेंटर मतलब केंद्र, तो इसे सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये हमारा इसमें केंद्र बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। देखिए अगर कोई हमारा गोला है, जैसे कि मान लिया ये गोला है, इसका हम इतना भाग निकाल लें तो वो क्या कहलाएगा, वक्र कहलाता है, उसे वक्र बोलते हैं। तो ये हमारे वृत्त का केंद्र तो होता है तो केंद्र बोल देते हैं, सेंटर बोल देते हैं, लेकिन वक्र का केंद्र जो होता है उसे वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसलिए इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। मतलब इसे हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, उसे सी से डिनोट करते हैं, और ये होता है हमारा ध्रुव। ठीक है, तो ये परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, तो ये हमारा ध्रुव हो जाएगा। तो हमें पहले तो गोली दर्पण देखना है। तो यहाँ क्या होता है, गोली दर्पण कांच, ये क्या होते हैं, ये एक हमने भाग निकाल लिया, ये देखिए इसमें गोलाई है इसलिए इसको गोली दर्पण बोलेंगे। और क्या करें, अच्छा अगर हम कहें ये वाला हम भाग निकाल लें या इसी को निकाल के उधर कर दें, देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हमने ऐसे निकाल लिया, तो इसमें भी तो ये वाला पार्ट निकल के साथ में आएगा, तो हमने ऐसे कर दिया। और अब की बार हम यहाँ इस तरफ कलाई कर रहे हैं। ठीक है, इधर हमने कलाई कर दी, तो इसका सेंटर कहाँ रहेगा, इसका हमारा सेंटर इधर ही रहेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव। ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव। ठीक है, ये हो गया। और दर्पण है तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एम डैश से। ठीक है,
तो गोली दर्पण क्या होता है, तो देखिए इनमें, इसमें भी गोलाई है, इसमें भी गोलाई है, इसमें हमने क्या कर दिया, कलाई कर दी, तो ये दर्पण बन गए। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन गोलीय दर्पण क्या होता है, बात ये ना, तो यही गोली दर्पण है। कैसे परिभाषा बताएंगे कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है। ये क्या है, इसको हमने, इस कांच का एक खोखला गोला था, उससे हमने काट के निकाल लिया। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है जिसके एक तल पर कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कांच का एक खोखला गोला था, कांच के खोखले गोले से हमने एक इसका काट करके भाग निकाला, और ये वाला भी क्या है, इसके काट करके हमने एक भाग निकाल लिया। ठीक, तो ये हमने बोला गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का भाग है, इसके एक तल पर पारे की कलाई कर देते हैं और दूसरी तरफ परावर्तक तल होता है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये समझ में आया ना कि गोली दर्पण क्या होता है, कांच का, ये कांच का खोखला गोला होता है, कांच के गोली दर्पण, ये क्या है, गोली दर्पण है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। ठीक है, तथा इसी के आगे तथा कर दे, तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारी हो गई। कैसे, यहाँ से बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सेम हमने इसी से बताया। इस फिगर को अगर आप लोग समझते हुए करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। क्या होती है कि गोली दर्पण ये क्या है, गोली दर्पण है, कहाँ से निकाले गए हैं, कांच के खोखले गोले से निकाले गए हैं, काट करके निकाले गए, काट करके हमने बाहर निकाल लिया। तो निकालते हैं तो इसके दो सतह होती हैं, एक पे क्या कर देते हैं, एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, और जो दूसरा तल बचता है वो कैसा होता है, परावर्तक तल होता है। तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है कि एक बार हम क्या कर रहे हैं, इसके उभरे वाले भाग में कलई कर रहे हैं और एक बार इसके हम लोग दबे हुए भाग में कलई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस आधार पर इसके जब हम इस पे कलई करेंगे तो इसका जो दबा हुआ भाग होगा तो ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, इसको परावर्तक तल बोलेंगे। तो परावर्तन के लिए किसका यूज़ करेंगे, दबे हुए तल का यूज़ करेंगे। तो जिस दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल से होता है वो दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, और इसमें क्या किया हमने, इसके हमने दबे हुए भाग में कलई कर दी है। तो परावर्तन किससे होगा, परावर्तन हमारे उभरे हुए तल से होगा, क्योंकि एक पे तो कलई है, दूसरा हमारा बिल्कुल फ्री है, चिकना है। तो कलई किससे, परावर्तन किससे किया जाएगा, चिकने वाले तल से किया जाएगा। तो ये क्या है, हमारा चिकना तल है, तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल होगा। और जो परावर्तक तल होता है उसी से क्या होता है, परावर्तन होता है। तो इस वाले तल से परावर्तन होगा।
और ये जो परावर्तन तल है वो कैसा है, उभरा हुआ है। तो जिस दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो ये वाला हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो समझ में आया कि कैसे हमारे दो दर्पण हो गए। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, यही दोनों गोलीय होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है हमारा उत्तल। ठीक है, तो ये हमारा गोलीय दर्पण की डेफिनेशन हो गई। और ये अवतल दर्पण होते हैं, ये उत्तल दर्पण होते हैं। तो क्या इसकी डेफिनेशन भी चाहिए, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अवतल देख लेते हैं। अवतल दर्पण दो, देखिए दर्पण कितने प्रकार के हो गए, गोलीय दर्पण कितने, दो प्रकार के भी बताए थे। पहला हमारा अवतल दर्पण होता है, तो हम इसमें बोलेंगे वह दर्पण जिसमें परावर्तन किधर हो रहा है, दबे हुए भाग से होता है या दबे हुए तल से होता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, तल से होता है। कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। देखिए ये क्या है, दबा हुआ तल है, तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। इसमें इसको और अच्छे से लिखना होता है, तो इसमें लिख देते हैं कलई किया हुआ भाग। ठीक है, तो जब हम लोग बनाएंगे, वैसे हमने यहाँ पे आप लोगों को समझाया है तो दोनों बता दिए हैं, लेकिन आप लोगों को जब बनाना होगा तो गोलीय दर्पण लिखने के बाद बताएंगे कि दो प्रकार के होते हैं। फिर अवतल दर्पण के बाद में इस फिगर को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, हम कह दे रहे हैं कि फिगर जो 1 है, ये क्या है, फिगर हमारा 1 है, फिगर 1 है, और ये हमारा फिगर 2 है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, फिगर 1 को बना लेना होगा। तो अवतल दर्पण ये कलई किया हुआ भाग है, और ये जो अंदर वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंदर वाला। देखिए परावर्तक तल। परावर्तक तल क्या होता है, जिससे परावर्तन किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आएगा कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। और इसके बाद में आप लोग क्या करना होगा, ये वाला फिगर यहाँ पे आपको बना देना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करते हैं, उत्तल दर्पण देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ देखते हैं। देखिए उत्तल दर्पण, ठीक है, तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन, देखिए इसमें परावर्तन, ये इसमें कलई, इस भाग में परावर्तन किससे हो रहा है, उभरे हुए भाग से हो रहा है। तो इस वाले फिगर को इसमें बनाएंगे। देखिए वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, क्या कहलाता है हमारा, उत्तल दर्पण। देखिए हम बताते हैं कि थर्ड लाइन याद लिखनी, बट यहाँ पे प्लेस नहीं, इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं। उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उत्तल दर्पण कहलाता है, तो इसको क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। उत्तल दर्पण कहलाता है। उसके बाद में आपको फिगर 2 यानी कि ये वाला बनाना होगा, तो इसको हम यहाँ पे बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या कर देते हैं, कलई, ये हमारा दबा हुआ भाग है, तो ये दर्पण हो गया। MM', इधर हमारा क्या होता है, सेंटर, वक्रता केंद्र जिसे बोलते हैं, ये होता है हमारा ध्रुव P। तो इसे क्या बोलते हैं, ये कलई किया हुआ भाग, कलई किया गया भाग, या कलई किया हुआ, दोनों लिख सकते हैं, कलई किया गया भाग। ठीक है, और ये वाला कौन सा होता है, ये होता है हमारा परावर्तक तल। परावर्तक तल उसे बोलते हैं जिससे परावर्तन कराया जाता है। तो ये हो गया हमारा परावर्तन तल। ठीक है, तो इसके नीचे आप ऐसे लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा दर्पण। दर्पण से रिलेटेड इतना पढ़ते हैं।
फिर इसके बाद में हमारी कभी कभी दर्पण से रिलेटेड डेफिनेशन आती है, एक बार इसको देख लेते हैं फिर उसको फिर आगे देखेंगे। गोली दर्पण क्या होता है, बताया ना कि दर्पण हमारे क्या होते हैं कि अगर कोई हमारा पारदर्शी माध्यम होता है तो उसके एक तल पर हम लोग क्या कर देते हैं, कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, और जो दूसरा तल होता है वो हमारा परावर्तक तल होता है। तो वो परावर्तक तल हो गया। तो अब परावर्तक तल भी हमारे अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर कोई परावर्तक तल हमारा समतल है तो समतल दर्पण है, अगर वो समतल नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ गोलाई होगी। तो इस आधार पर हमारे जो दर्पण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है हमारा क्या, गोली दर्पण। तो समतल दर्पण तो देख लिया था, ये गोली दर्पण। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। ठीक है, पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा तल कैसा होता है, परावर्तक तल होता है। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, एक बार हम लोग उभरे हुए तल से परावर्तन करते हैं, एक बार हम लोग दबे हुए तल से परावर्तन करते हैं। तो इस आधार पर हमारे दर्पण भी, गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब गोली दर्पण भी होते हैं दो प्रकार के, एक अवतल एक उत्तल। तो अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से, ये देखिए दबा हुआ तल है ना, तो दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये कलई किया हुआ भाग और इस वाले तल से परावर्तन होगा, तो ये परावर्तक तल। इस फिगर को हम लोग इसके नीचे जस्ट बनाएंगे। फिर सेकंड कौन सा होता है हमारा, उत्तल दर्पण। देखिए ये सेकंड है तो यहाँ सेकंड को मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे इसमें हमने कलई कर दी और इस वाले में हमारा क्या होगा, परावर्तक तल है, तो इससे हमारा परावर्तन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज हम यहीं तक देखते हैं और आप लोग ये सब समझ में आया होगा। दर्पण आपका पूरा इतना ही पूछा जाएगा और इस गोली दर्पण से रिलेटेड जो इतनी डेफिनेशंस हैं वो कल देखते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो आज हम यहीं तक देखते हैं और आप लोगों को ये पूरी क्लास कंप्लीट कर देखनी है और पूरा वीडियो देखा करिए, थोड़ा सा व्यू करके मत छोड़ दिया करिए, नहीं तो कुछ कवर नहीं हो पाएगा। जो 1 महीने में तैयारी करनी है वो गोल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो पूरा वीडियो देखा करिए और उससे रिलेटेड जितने डाउट हुआ करें उनको कमेंट किया करिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।